फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेकंड बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटिकल की, जिसका फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखिए, ये बात जब की है जब 1947 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हो गया था। तो उसके बाद में सबसे मुख्य देश के पास समस्या क्या थी कि हमें एक ऐसा राष्ट्र निर्माण बनाना है जो सभी चुनौतियों से अवमुक्त हो। तो उनके सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी, वो इस चैप्टर में पढ़ना है। हमें केवल चुनौतियों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें मुख्य 3 चुनौतियाँ दे रखी हैं। उन 3 चुनौतियों के बारे में आराम से मैं एक्सप्लेनेशन करूँगा और आप ध्यान से सुनना। चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसे 35-40 की मिनट की एक वीडियो में ही इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखिए। सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को भारत आज़ाद हुआ था। ये सब बात तो आप ही जानते हैं। 14 और 15 के रात्रि में के बीच 12 बजे ये आज़ाद हुआ था। तो सबसे पहले नेहरू जी ने एक भाषण दिया था। वो क्या था, ये देखिए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। जब हमारा भारत आज़ाद हो रहा था, अंग्रेज ये कहकर जा चुके थे कि हम तुम्हें 14 अगस्त की रात को, यानी कि इस देश से निकल जाएंगे, पहले ही निकल जाएंगे 14 अगस्त को ही, और फिर पाकिस्तान तुम्हारा अलग हो जाएगा, भारत अलग हो जाएगा। तो तो उस दिन जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने देश को संबोधित किया था। संबोधित का मतलब है उन्होंने भाषण देने के लिए सबको बुलाया था, बड़े बड़े नेताओं को। उनका यह प्रसिद्ध भाषण भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से होता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। आपको ये नाम याद रखना है, या तो आप ट्रिस्ट विद डेस्टिनी नाम याद रख लीजिए, फिर भाग्य वधु से चिर प्रतिष्ठित भेंट। ये दोनों नाम आप जो याद हो वो आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ये एक मार्क्स में ज़रूर पूछा जाएगा कि नेहरू जी के द्वारा दिए गए भाषण का नाम क्या था। तो ये भाषण की बात आती है। अगर आपने ये भाषण नहीं सुना हो, इसका हिंदी वर्जन नहीं सुना हो, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वो भाषण ज़रूर सुनना। उसमें ये बताया गया है कि, थोड़ा मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँ, कि उसमें ये बताया गया है कि नेहरू जी ने ये कहा था कि अब हमारा देश जिस मुसीबतों में आज़ाद हुआ है, शायद ही कोई देश आज़ाद हुआ होगा। अब हमें नई स्वतंत्रता की नई सीढ़ियाँ चढ़ना है और अपने देश को विकास की तरफ ले जाना है। नेहरू जी ने कहा था कि हम जानते हैं कि ये करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी वर्ष लगे। अभी जानते हैं, अभी तक हमारा देश विकास कर रहा है। तो क्योंकि अभी तक विकसित नहीं बना हमारा देश, वो इसका कारण ये है, अगर हमारे देश में अंग्रेज़ नहीं आते तो कब का भारत विकसित देशों की शुमार में होता। लेकिन अंग्रेज़ों ने सब कुछ तबाह कर दिया। हमारे देश का सारा जितना सोना था वो लूट कर ले गए। तो आज़ादी के बाद 2 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। वो 2 सहमति पत्र क्या हैं, देखिए। पहली बात तो यह है कि हमारी आज़ादी की लड़ाई के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। पहली बात तो नेहरू जी ने यह तय की कि अब हमारे देश से राजतंत्र जा चुका है, यानी कि अंग्रेज जा चुके हैं, उनके साथ उनका राजतंत्र भी गया, क्योंकि अंग्रेज तो राजद्रोह की तरह शासन करते थे। लेकिन अब हमारा अलग संविधान बना है जो कि 1950 से लागू होगा, और उसके बाद से हमारे देश के हाथों में लोकतंत्र होगा, यानी कि लोकतंत्र के द्वारा ही हमारी सरकार चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत चुनाव होंगे और चुनाव द्वारा जीते गए उम्मीदवार को ही नेता बनाया जाएगा। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, चाहे वो पिछड़ा वर्ग क्यों ना हो, चाहे अमीर वर्ग क्यों ना हो, चाहे गरीब क्यों ना हो, चाहे कैसा भी मध्यम वर्ग, सबके लिए समान रहेगी सरकार। सरकार ने ये कहा है कि वो सबके भले के लिए काम करेगी और सबके विकास के लिए वो काम करेगी। हिंदुस्तान सन 1947 में जिन हालातों में आज़ाद हुआ था, शायद उस वक्त तक कोई भी मुल्क वैसे हालात में आज़ाद नहीं हुआ था। ऐसी हिंसक लड़ाइयाँ हो रही थी उस टाइम पे। आप एक वीडियो देखना यूट्यूब पे, 14 और 15 अगस्त की रात को क्या हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच इतनी लड़ाइयाँ हुई थी उस टाइम, इतने मतलब मुसलमान जो आबादी थी वो हिंदियों और सिख को तो मतलब रहने ही नहीं दे रही थी।
मतलब ऐसे कह रही थी कि जो पाकिस्तान के और पंजाब के और इधर बांग्लादेश के कुछ इलाके वहाँ पे हिंदू थे, तो वहाँ से उन्हें मार मार के भगा रहे थे। यानी कि एक लाहौर से जो ट्रेन आई थी उसमें पूरी लाशें ही लाशें थी। आप तो देखना, जो गदर मूवी बनी है आपकी, वो भी इसी के बेस पर बनी है। यानी कि जो गदर मूवी में दिखाया जाता है मारकाट, वो मामला सेम की सेम असलियत में हुआ था। तो बहुत बुरी हालत थी उस टाइम पे, और एक आर्थिक कमी से हमारा देश जूझ रहा था, तो हमारे लिए ये विकास करना बहुत ही असंभव हो गया था। 1947 का साल अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का साल था। 1947 का जो साल था वो बहुत ही ऐसे भयानक बताया जाता है इतिहास में। दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, जब पूरी दुनिया सो रही थी तब भारत आज़ाद हुआ था। अब ध्यान से ये महात्मा गांधी का एक भाषण है, वो सुनिए। उन्होंने कहा था कि कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे। यानी कि उन्होंने ये 14 अगस्त के दिन दिया था, और वो कह रहे थे 15 अगस्त को हम आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन गांधी जी आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा, इसलिए कल दिन हमारे लिए खुशी का और गम का भी। यानी कि एक तरफ तो हम खुश भी थे कि हाँ चलो हमारा भारत आखिर आज़ाद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ ये दुख था, ये गम था कि हमारा भारत का विभाजन हो जाएगा। अगर भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत में होते तो आज भारत की आबादी पहले नंबर पे होती और क्षेत्रफल भी थोड़ा ज़्यादा होता। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी और उनके जो नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने पाकिस्तान को अलग करने की मांग की और उनकी मांग कामयाबी रही। फिर गांधी जी ने ही ये फैसला कर दिया कि पाकिस्तान अलग होगा। जिन दो हिस्सों में पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, जो बांग्लादेश था वो पहले पूरी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, तो इन दो हिस्सों में मुसलमान आबादी ज़्यादा थी, तो इन दोनों को अलग कर दिया गया। अब देखिए सबसे प्रमुख जो क्वेश्चन आएगा वो यहीं से आएगा, 3 चुनौतियाँ। आखिर वो क्या 3 चुनौतियाँ थी हमारे सामने, क्या वार्निंग थी हमारे सामने, भारत के सामने। तो इसमें देखिए आप पॉइंट्स में पहले तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर हेडलाइट करके इन तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था कि भारत को एकता के सूत्र में करना। आप जानते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे देश में 565 के करीब रजवाड़े थे, यानी कि छोटे छोटे राज्य थे। मतलब उनमें राजा 565 राजा उनमें राज करते थे। तो हुआ क्या था कि वो अंग्रेज उन्हें कहकर चले गए थे कि तुम अपनी मर्जी से आज़ाद हो, चाहे तो तुम पाकिस्तान में शामिल हो, चाहे भारत में शामिल हो, चाहे अपना अलग राज्य अपने मतलब स्वतंत्र राज करो, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। तो हुआ क्या था कि कुछ तो भारत में शामिल होने के लिए राजी हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे, आप जम्मू कश्मीर का मामला अभी भी देखते हैं, सबसे प्रमुख है, और 8 चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि ऐसे कुछ राज्य थे या फिर कुछ ऐसे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, साफ इनकार कर रहे थे, और ना ही पाकिस्तान में वो अपना स्वतंत्र अधिगम्य रखना चाहते थे, अपना मतलब खुद ही वो राज करना चाहते थे। तो पहले हमारी जो चुनौती थी प्रमुख, उन सबको एक करके एक नया भारत बनाना। विभिन्न धर्मों के विभिन्न भाषाई वो लोग थे, तो भाषाओं के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो रहा था, तो उन सबको एक करके भारत को कायम करना सबसे पहली चुनौती ये थी। तो इसे हेडिंग हो सकती है भारत को एकता के सूत्र में गढ़ना। लोकतंत्र को कायम करना, दूसरी प्रमुख चुनौती क्या थी, लोकतंत्र को कायम करना। आप जानते हैं कि जो वो राजाएँ थे तो वो अपनी राज्य में राजतंत्र चलाते थे, तो हमें भारत में लोकतंत्र लागू करना था। तो हमने क्या किया, उन छोटे छोटे राज्यों में चुनाव किए, तो वहाँ पर धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत्र हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में लोकतंत्र कायम कैसे हुआ, पूरी प्रक्रिया समझाइए। तो आप लिख सकते हैं कि पहले पहले जो छोटे छोटे हमारे रजवाड़े थे, राज्य थे, वहाँ पर पहले राजतंत्र था, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने वहाँ पर चुनाव करवाए और संवैधानिक राजतंत्र करवाया। फिर धीरे धीरे उनको भारत में शामिल किया गया, फिर पूरे देश में चुनाव किया गया, और इस तरह से लोकतंत्र को मतलब आप एक्सप्लेन करके से लिख सकते हैं, आप 12वीं के बच्चे आप तो। और तीसरी जो चुनौती थी वो थी समूचे समाज का विकास। समूचे का मतलब है सभी, पूरे समाज का विकास करना।
और ये भी हमारे लिए बड़ी चुनौती थी कि सभी का विकास कैसे हो, सभी को एक साथ कैसे देखा जाए। तो तीसरी चुनौती ये थी। अब प्रथम जो चुनौती है उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं। भारत को एकता के सूत्र में गढ़ना। पहली और तत्कालीन चुनौती, भारत को एकता के सूत्र में बांधना, जिसमें भारतीय समाज की सभी विविधताओं के लिए जगह हो। भारत अपने आकार और विविधता में किसी महादेश के लिए बराबर था, महादेश के बराबर था। मतलब भारत में इतनी विविधता, इतनी वैरायटी है। आप अभी भी जानते होंगे कितनी वैरायटी है भारत में। धर्म अलग, भाषा अलग, खान पान अलग, पहनावा अलग, यहाँ तक कि नृत्य अलग, सब कुछ अलग है भारत में। मतलब ऐसा कोई देश नहीं होगा जहाँ पर इतनी विभिन्नता हो, इतनी वैरायटी हो। तो विविधताओं से भरा देश है हमारा, और इसे महादेश कहा जाता है। अब दूसरी चुनौती देखिए, लोकतंत्र को कायम करना। दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी। आप भारतीय संविधान के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। भारत संविधान में साफ साफ लोकतंत्र को अपनाया है। हमारे संविधान में हर नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। मतदान का अधिकार केवल लोकतंत्र में दिया जाता है सबको, महिलाओं को। राजतंत्र में तो मतदान का अधिकार किसी को नहीं होता, केवल राजा की आने वाली पीढ़ियाँ ही राज करती है, शासन करती है। जैसे अभी भी कुछ, जैसे ब्रिटेन में और ऐसे कुछ राज्य हैं जैसे हो रहे हैं, उनमें भी राजतंत्र है, लेकिन अभी वहाँ भी संवैधानिक राजतंत्र हो गया है। भारत ने संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया है। संसदीय शासन का अर्थ है, 3 तरह के शासन होते हैं, हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था। संसदीय, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। संसदीय में मतलब जहाँ पे प्रधानमंत्री सब कुछ हो, सबसे प्रमुख नेता प्रधानमंत्री होता है, और बाकी उसकी किचन कैबिनेट सरकार को चलाते हैं। और अध्यक्षात्मक में राष्ट्रपति प्रमुख होता है, और बाकी उसके जो प्रधानमंत्री सरकार को चलाता है, लेकिन प्रमुख राष्ट्रपति होती है, उसके पास ज़्यादा पावर होती है। तीसरा था अर्ध अध्यक्षात्मक, जिसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को बराबर शक्तियाँ होती है, जैसे श्रीलंका में है अभी। तो 3 तरह के शासन है, लेकिन संविधान ने संसदीय शासन को अपनाया। अब समूचे समाज का विकास देखिए। तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो, न कि कुछ एक तबकों का, यानी कुछ खास लोगों का इसमें भला ना हो। कुछ जो अमीर लोग थे उनका भला ना चाहकर गरीब लोगों का ज़्यादा भला हो, और कुछ ऐसे लोग हों जिसमें संविधान में साफ साफ लिखा है कि सबके साथ समानता का बर्ताव किया जाना चाहिए। भाई जब तीसरी चुनौती हमारे सामने ये है, तो देश में फिर इसी पर काम चला कि सबके साथ समान बर्ताव हो, क्योंकि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने तो सबके साथ समान बर्ताव नहीं किया, सबके साथ भेदभाव किया। तो हमारा भारत ये नहीं चाहता था कि पहले जैसे पहली वाली क्रिया हो किसी के साथ। अब देखिए, सामाजिक रूप से विशेष तबकों को तथा धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यक समुदाय को विशेष सुरक्षा दी जाए। ये कुछ जो पिछड़ी जातियाँ हैं हमारी भारत की, जैसे उड़ीसा में जो जनजातियाँ पाई जाती है, उनको विशेष सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उन्हें रहने और खाने पीने का भी होश हवास नहीं रहता। तो ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, जो अल्पसंख्यक हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं। आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की चुनौती सबसे प्रमुख थी, यानी कि राष्ट्र निर्माण कैसे किया जाए, ये चुनौती सबके ही मन में थी। और ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट समझौता हुआ था 2 नेताओं के बीच। ये मैंने गलत लिख दिया है, मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के थे और जवाहरलाल नेहरू भारत से थे। जो जैसे हमारे यहाँ पर गांधी जी सबसे प्रमुख नेता माने जाते थे, पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना को वैसे ही पूजा जाता था, सबसे प्रमुख नेता थे ये। तो इन्होंने एक मुस्लिम लीग बनाई थी अपने मिलकर। तो मुस्लिम लीग ने ये संविधान का बहिष्कार कर दिया था, आपने पढ़ा होगा। तो इन्होंने कहा था कि हमें अलग देश की मांग चाहिए, मतलब अलग देश चाहिए हमें। तो इन्होंने ये मांग उठाई, और इन दोनों के देशों के बीच ये समझौता हुआ कि तुम अलग पाकिस्तान लो, लेकिन फिर तुम्हें भारत में दखल देने की ज़रूरत नहीं है। और ये इन्होंने कहा कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी हो हमें वही हिस्सा चाहिए, हमें हिंदू नहीं चाहिए। तो जितने भी पाकिस्तान में पहले जो इतने हिंदू थे,
उन सबको मार मार के ख़त्म कर दिया गया। और अभी जो बच रहे हैं उनके साथ अत्याचार होता है, आप आए दिन न्यूज़ देखते हैं। तो इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ था। अब देखिए विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। विभाजन 14-15 अगस्त को एक नई बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए। एक नहीं यानी कि केवल एक राष्ट्र ही निर्माण नहीं हुआ, दो दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत। भारत तो एक हिस्सा था लेकिन पाकिस्तान दो हिस्से बन गए। एक तो पूरी पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, इसकी कहानी आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी होगी, समकालीन दक्षिण एशिया में। मुस्लिम लीग ने भारतीय संविधान का बहिष्कार किया और अलग देश की मांग की। ये आप जानते हैं कि मुस्लिम लीग ने संविधान को मानने से इनकार कर दिया। वो ये कहते थे कि हम सिर्फ कुरान को मानेंगे और अगर बनाएंगे तो अपना अलग संविधान बनाएंगे। अब देखिए विभाजन की प्रक्रिया। फैसला यह हुआ कि जिस भूभाग को इंडिया नाम से जाना जाता है उसे भारत और पाकिस्तान के नाम के दो देशों के बीच बांट दिया जाए। यानी कि जो पहले इंडिया जिसे हिंदुओं का देश कहा जाता था, वो अब दो देश, मुसलमानों और भारत का इंडिया, मतलब मुसलमान और हिंदुओं का दो दो अलग अलग देश हो गए। एक तो मुसलमान आबादी जहाँ पर रहेगी और एक हिंदू आबादी। जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ किया वैसे भारत ने पाकिस्तान के साथ नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में जितने हिंदू और भी मतलब जाति थी मुसलमान के अलावा, उन्हें मार दिया गया या फिर कुछ उनके साथ गलत किया गया। लेकिन भारत में जितने मुसलमान हैं, बहुत मुसलमान रह गए थे उस टाइम पे, लेकिन भारत ने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। अगर भारत चाहता तो उनके साथ भी कुछ कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। जिस हिस्से में मुसलमान आबादी ज़्यादा वह पाकिस्तान और जिसमें हिंदू ज़्यादा थे वह भारत कहलाया। दो धर्म के आधार पर दो देशों का विभाजन हुआ। ऐसा करना भारत के लिए थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि भारत के दो हिस्से ऐसे थे जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक थे। मैंने बताया अभी एक इलाका पश्चिम था और दूसरा पूर्व में था। दो इलाकों में मुसलमान आबादी ज़्यादा थी। एक बांग्लादेश जो कि बंगाल से बना है, जहाँ मतलब बंगाल का विभाजन हो गया था। अब 1905 में, आपको पता है 1905 में अंग्रेज़ों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था, तो उसी से बांग्लादेश बना। असम और बंगाल से मिलकर बांग्लादेश बना। तो पहले जो पश्चिम बंगाल था उसमें मुसलमान ज़्यादा माने जाते थे और अभी भी है पश्चिम बंगाल में मुसलमान। तो जब भी तो वहाँ पे कांग्रेस सरकार है। दो इलाकों को भारत से अलग कर दिया गया, एक पश्चिमी पाक कहलाया तो दूसरा पूर्वी पाकिस्तान। ये दोनों इससे भारत से अलग हो गए और इनका भारत से फिर कोई संबंध नहीं रहा। किंतु मुख्य समस्या यह थी कि इन दोनों हिस्सों में हिंदू और सिख आबादी भी थी। मतलब मुसलमान तो थे ही, लेकिन प्रमुख समस्या ये थी कि यहाँ पर मुसलमान के साथ हिंदू और सिख आबादी भी थी। अब देखिए विभाजन के परिणाम। विभाजन के क्या परिणाम हुए। सन 1947 में बड़े पैमाने पर एक जगह की आबादी दूसरी जगह जाने को मजबूर हुई थी। जबकि विभाजन हो गया था तो उसके बाद ये परिणाम हुआ कि आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगी। मतलब अगर पाकिस्तान में हिंदू थे तो वो भारत भागने लगे, लेकिन उनकी मृत शरीर आई, केवल डेथ बॉडी आई, वो जिंदा वापस नहीं आए। और भारत में मुसलमान थे, वो मतलब ऐसे हिंसा होने लगी, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे लोगों का आदान प्रदान होने लगा, विस्थापन होने लगा। मतलब बहुत ही त्रासदी का साल था उस टाइम पे। आबादी का ये स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित और त्रासदी से भरा था। मतलब इनकी चपेट में जो भी आता था मुसलमानों की, उसे वो मार देते थे या फिर कुछ उनके साथ गलत काम करते थे। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय लोगों को मारा, धर्म के आधार पर कि अगर ये हिंदू है, सिख है तो इन्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं। मुसलमान तो ये चाहते थे उस टाइम पे कि पूरा भारत हमारा हो, यहाँ पे जितने भी हिंदू है उन्हें भगा दिया जाए। लेकिन हालांकि हिंदू आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों से ज़्यादा थी उस टाइम पे भी, इसलिए वो इसमें कामयाब ना रहे। लेकिन अभी भी वो कोशिश तो यही कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि
अभी भी भारत से हिंदुओं को भगा दिया जाए और हम वहाँ पर राज करें। और जो हमारा जम्मू कश्मीर का हिस्सा है जिसे पीओके कहते हैं, उसे भी पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर हिंसक अखाड़े में बदल गए। जो अमृतसर यानी कि पश्चिम में, जो कि अब उसका पंजाब का हिस्सा है, और कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, यहाँ पे बहुत ही हिंसक लड़ाइयाँ हुई क्योंकि यहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी और यहाँ के लोगों को जीने नहीं दे रही थी। आप जानते हैं कि पहले पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन पंजाब को फिर अलग कराया गया और पंजाब में अभी भी उसे पंजाब को खालिस्तान बनाने की मांग करते हैं। खालिस्तान नाम से एक अलग देश बना दो, ऐसा कहते हैं मुसलमान। यानी कि पाकिस्तान ऐसा कहता है कि पंजाब को भी खालिस्तान बना दो, क्योंकि पंजाब में वो चाहता है कि पंजाब उसका हो। अगर वो पंजाब को धीरे धीरे कब्जा कर लेगा तो वो पूरे भारत पे फिर कब्जा कर सकता है। ऐसी उसकी चाल है। मुस्लिम आबादी हिंदू और सिखों को जिंदा जलाती थी। ये देखिए बहुत ही भयानक वो लगता है ये कि जिंदा जला देती थी लोगों को। औरतों को अगवा करके उनसे जबरन शादी की जाती थी। मतलब ऐसे ऐसे काम होते थे। जो हिंदू औरतें थी उनको भी मुस्लिम बना दिया जाता था। जो जो मर गया वो मर गया और जो जिंदा रह गया वो मुस्लिम बन गया, उनका ये था। वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर और पुलिस के वाद्य यंत्रों तक का बंटवारा हुआ। उस टाइम पे ये बंटवारा हो गया था कि भारत में जितने पाकिस्तान को देना था वो पाकिस्तान को दे दिया गया, जितना भारत में रहना था भारत में। पैसों के साथ साथ ये जो सामान बताया गया इसमें इनका भी बंटवारा हुआ। पाकिस्तान ने इन सब का भी बंटवारा किया। विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई और हिंदू आबादी भारत में रह गई। जितनी मुसलमान आबादी थी सब पाकिस्तान चली गई। अब आप पूछेंगे अगर सारी आबादी पाकिस्तान चली गई तो भारत में अब इतने मुसलमान क्यों हैं? अगर वर्तमान की बात की जाए कि तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुस्लिम आबादी तो भारत में है, इंडिया में है। दूसरे नंबर पे आने वाला मुस्लिम देश भी भारत बन गया है। पहले इंडोनेशिया में और दूसरे भारत में। तो इस सवाल का जवाब ये है कि उस टाइम पे कुछ ऐसे हिस्से थे जैसे केरल और भी कुछ छत्तीसगढ़ जैसे देश हैं, पश्चिम बंगाल जैसे देश है, वहाँ पे मुस्लिम आबादी रह गई थी। उस टाइम पे ये पता नहीं चला था क्योंकि केरल तक वहाँ पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था कि इतनी मुस्लिम आबादी वहाँ पे होगी। तो ये इन मुस्लिमों ने, आप जानते हैं मुस्लिम जो लोग होते हैं वो दो दो तीन तीन शादियाँ करते हैं, तो इन्होंने जल्दी जल्दी अपनी आबादी बढ़ाई और अभी भी इनका यही मकसद है जल्दी से आबादी बढ़ाओ और भारत को अपना पाकिस्तान बनाओ। इसी समय महात्मा गांधी जी भी बांग्ला दौरे पर गए हुए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत सी हिंसक लड़ाई हुए थे और इस टाइम पे इन्होंने मतलब भूख हड़ताल कर ली थी, भूख हड़ताल आंदोलन चलाया था। महात्मा गांधी ने वहाँ के लोगों को समझाने की कोशिश की क्योंकि वहाँ पर भी हिंसक लड़ाइयाँ हो रही थी। इसके बाद इस क्षेत्र को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में घोषित कर दिया और 1971 के बाद से बांग्लादेश कहलाया। आप जानते हैं कि पहले बांग्लादेश का नाम बांग्लादेश नहीं था, वहाँ पर बंगाली बोलने वाले ज़्यादा लोग रहते हैं और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोलते हैं। तो ये दोनों मतलब जो राज्य पहले पश्चिम बंगाल से ही बांग्लादेश निकला है, तो वहाँ पे भी बंगाली लोग थे। तो वहाँ पर कुछ मुस्लिम आबादी थी जो अलग देश बनना चाहती थी। तो ये 1971 में वो फिर बंगालियों ने प्रदर्शन किया और वो अलग देश बन गया और भारत में ने इसमें मदद की। आप देख विभाजन के क्या क्या परिणाम हुए। भारत एक अलग राष्ट्र बन गया। आप जानते हैं कि भारत एक अलग राष्ट्र बन चुका था इस समय पे। पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बन गया था। हिंसक आंदोलन हुए थे। भारत के दो हिस्से अलग हो गए, मुस्लिम अलग और हिंदू अलग। भारत और मुस्लिम मतलब मुस्लिम और हिंदुओं की मारपीट हुई थी इस टाइम पे। तो विभाजन के परिणाम आप लिख सकते हैं क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो। अब देखिए रजवाड़ों का विलय। ब्रिटिश इंडिया दो हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। ब्रिटिश इंडिया जो था वो दो हिस्सों में बट गया था, आपको पता है। एक तो ब्रिटिश प्रभुत्व को मानने वाले लोग थे
जैसे भारतीय प्रांत, और दूसरी जो कि अपने अपने मतलब अपने विचार रखते थे, अपने देश को मानते थे, वो देसी रजवाड़े थे, जिनमें मतलब राजतंत्र था बिल्कुल। मतलब दो दो भागों में ये बढ़ चुका था। नहीं बंद कर। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांतों पर अंग्रेजी शासन का सीधे नियंत्रण था। जो ब्रिटिश प्रभुत्व को मानने वाले देश थे, जो मतलब देश नहीं, जो रजवाड़े थे, उन पे तो वो ही चाहते थे कि वो यहाँ पर वैसा ही जैसे ब्रिटिश रखते थे वैसा ही माहौल हो। लेकिन जो देसी रजवाड़े थे, जो भारत में शामिल होना चाहते थे, जैसे सबसे पहले मणिपुर और हैदराबाद के निज़ाम ने भारत में शामिल होने पर हस्ताक्षर कर दिए थे उन्होंने। आप जानते हैं हैदराबाद बहुत बड़ा प्रांत था पहले, जो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक के जो हिस्से हैं वो सारे हैदराबाद कहलाता था पहले। रजवाड़ों के राजाओं ने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी और वे इसके अंतर्गत अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे। जो रजवाड़ों के जो राजाओं थे, उन्होंने ब्रिटिश राज की अधीनता स्वीकार कर रखी थी। अधीनता का मतलब है उन्हीं की बातें, उन्हीं की सोच और उन्हीं की जो कार्य करने का तरीका था वो सब अपना रखा था। वैसे ही वो लोगों को दंडित करते थे और वैसे ही शासन प्रणाली उनके देश में थी। लेकिन राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे वो। लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे भारत ने, जैसे जैसे आप जानते हैं कि एक से मिलकर दो, दो से मिलकर तीन, जैसे जैसे एक एक रजवाड़ों ने भारत का साथ दिया, वैसे वैसे फिर धीरे धीरे सब शामिल होने लग गए भारत में। और शामिल होने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई? पहले तो भारत ने बड़ी चालाकी से उन रजवाड़ों में चुनाव करवाए। जब चुनाव करवाए तो जनता फिर लोकतंत्र की मांग करने लगी। फिर लोकतंत्र की मांग करने लगी तो वो रजवाड़ों के वहाँ राजा थे, उनको फिर मतलब डिसमिस कर दिया गया बिल्कुल, कि अब तुम राज नहीं करोगे, तो यहाँ पर एक नेताएं राज करेंगे, जैसे मुख्यमंत्री होता है वो राज करेगा। तो वैसे वैसे फिर भारत में मुख्यमंत्री जब आ जाता है तो वो फिर सरकार का ही नेता था। फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे भारत में वो शामिल होने लगे सभी रजवाड़े। प्रत्येक 4 भारतीयों में से एक किसी न किसी एक रजवाड़े की प्रजा थी। मतलब 4 में से एक। लगभग उस समय पे हमारी 33-34 करोड़ आबादी थी, तो कम से कम 10 करोड़ आबादी तो रजवाड़ों की थी। आप देखिए मुख्य समस्या। आज़ादी के तुरंत पहले अंग्रेजी शासन ने घोषणा की कि भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व के साथ अंग्रेजी रजवाड़े भी ब्रिटिश अधीनता से आज़ाद हो जाएंगे। ब्रिटिश ये कह के चले गए, मतलब वो बीच ये बोकर चले गए। अगर वो ये कह कर जाते कि सभी रजवाड़ों को हम भारत में शामिल करके जा रहे हैं, तो काश उस समय पे तुरंत ही सभी रजवाड़े उस भारत में शामिल हो जाते। लेकिन वो ये कहकर चले गए कि तुम्हारे पास 3 रास्ते हैं, देखो। पहला भारत में शामिल होने का, दूसरा पाकिस्तान में शामिल होने का, और तीसरा अपने स्वतंत्र मतलब अपना स्वतंत्र अधीन रखना। मतलब अपने तुम चाहो तो अपना खुद राज कर सकते हो या फिर किसी देश में शामिल हो सकते हो, तुम्हें पूरी आज़ादी है। वो ये कहकर चले गए। तो सभी रजवाड़ों की संख्या 565 थी, मैंने बताया। अंग्रेजी राज का नज़रिया था कि रजवाड़े अपनी मर्जी से चाहें तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। जो मैंने अभी बताया ये वही है। वो ये कहकर चले गए, ये मतलब बहुत बड़ी उनकी गलती थी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था कि चाहे तुम पाकिस्तान में शामिल हो चाहे भारत में, चाहे अपना स्वतंत्र राष्ट्र, क्योंकि उन्हें पहले पता था कि पाकिस्तान भारत से अलग हो जाएगा। और वो भी यही चाहते थे कि पाकिस्तान में ये रजवाड़े पाकिस्तान में शामिल हो। कुछ राज्यों के शासकों ने तो भारत में शामिल होने का निर्णय किया, जिसमें त्रावणकोर के राजा, त्रावणकोर जो आज का नाम है वो है त्रिवेंद्रपुरम यानी कि केरल, और हैदराबाद की निज़ाम, हैदराबाद आप जानते हैं कर्नाटक की कैपिटल है, मणिपुर के राजा आदि शासकों ने हस्ताक्षर किए थे। अब देखिए सरकार का नज़रिया। अब इसमें हमें 2 टॉपिक लेने हैं, एक तो हैदराबाद के बारे में और एक मणिपुर के बारे में। सरकार का नज़रिया। मुस्लिम लीग ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस कदम का विरोध किया था, क्योंकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि वो रजवाड़े हमारे में शामिल हो जाएं।
अगर वो हमारे में शामिल हो गए तो हम ताकतवर देश बन जाएंगे। अगर ताकतवर देश पर बन गए तो फिर भारत पर आसानी से कब्जा कर लेंगे। तो मुस्लिम लीग ये चाहती थी। और आप जानते हैं कि उस समय पे हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी थी, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी मानी जाती थी, क्योंकि जब तक इंदिरा गांधी रही और उसके बाद राजीव गांधी रहा तब तक ये पार्टी अच्छी मानी जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद मनमोहन सिंह जब थे तो उस समय से ये पार्टी फिर दखला गई, मतलब ख़राब होने लगी। क्योंकि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो सोनिया गांधी पीछे से सरकार चला रही थी। उड़ीसा में 26 और छत्तीसगढ़ में 15 छोटे छोटे रजवाड़े थे। उड़ीसा देख ले आप, छोटा सा राज्य, वहाँ पे 26 रजवाड़े थे। सौराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र, वर्तमान में इसे महाराष्ट्र कहा जाता है, उसमें 14 बड़े रजवाड़े और 119 छोटे रजवाड़े और अन्य प्रशासनिक तंत्र थे। तो देखिए इन राज्यों में इतने ज़्यादा रजवाड़े थे तो फिर और राज्यों में कितने होंगे। अधिकतर रजवाड़े तो 15 अगस्त 1947 को ही भारत में शामिल हो गए। कुछ रजवाड़े थे छोटे छोटे, वो भारत में पहले ही शामिल हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि वो भारत के हिस्सा थे, तो उन्होंने पहले ही शामिल होने का निर्णय कर लिया था। जिस सहमति पत्रों पर इन रजवाड़ों ने हस्ताक्षर किए उसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है। इसका नाम भी आपको याद रखना है, एक तो ये और एक चिरवधु से भाग्यवधु से चिरपति से भेंट, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था उसका भी आपको याद रखना है। उस भाषण की जो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर देख लेना। अब हैदराबाद के बारे में पढ़ते हैं। हैदराबाद की रियासत बहुत बड़ी थी। यह रियासत चारों तरफ से हिंदुस्तानी इलाके से घिरी थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में, बाकी हिस्से आंध्र प्रदेश में। यानी कि हैदराबाद पूरे राज्यों को समेला हुआ था और सबसे बड़ा राज्य था, सबसे बड़ा रजवाड़ा था उस टाइम पे। और जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आपको डिस्क्रिप्शन में उनका नाम बताया, वो कमेंट में उनका नाम बताया है। जो निज़ाम थे वो सबसे अमीर आदमी थे, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति उनके पास थी। जब अंग्रेज चले गए थे तो सब उनकी संपत्ति, मतलब सब हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके पास थी। इसी दौरान हैदराबाद की रियासत के लोगों के बीच निज़ाम के शासन के खिलाफ एक आंदोलन ने जोर पकड़ा। फिर वहाँ पर धीरे धीरे जन आंदोलन होने लगे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो आखिरकार जो वहाँ के निज़ाम थे उन्होंने फिर ये घोषणा कर दी कि हाँ हमें भारत में फिर शामिल होना है, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। 1948 के सितंबर में भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद आ पहुंची। कि वहाँ पर जन आंदोलन हो रहे थे और वहाँ पर एक नेता थे, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। वो 54 दिन तक भूखे रहे और फिर उसके बाद मर गए। आप देखिए मणिपुर आप जानते हैं भारत के छोटा सा हिस्सा है जो सबसे पहले भारत में शामिल हुआ। आज़ादी के चंद रोज पहले मणिपुर के राजा बोधचंद्र ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियायत के विलय के रूप में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सबसे अगर आपसे पूछ भी लिया जाए तो इम्पोर्टेंट है ये कि सबसे पहले शामिल होने वाला राज्य कौन सा है, तो मणिपुर है। मणिपुर के राजा ने 1948 में चुनाव करवाए और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। संवैधानिक का मतलब है वहाँ पर संविधान भी लागू होगा और राजतंत्र भी रहेगा। तो जैसे जैसे धीरे धीरे संवैधानिक राजतंत्र हुआ वैसे वैसे लोकतंत्र को वहाँ पर अपना लिया गया। मणिपुर भारत का पहला राज्य था जहाँ सार्वभौम वयस्क मत अधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सार्वभौम वयस्क मत अधिकार क्या होता है। देखिए, सभी को समान वोट देकर चुनाव कराया जाना, तो ये सार्वभौम वयस्क मत अधिकार था। सार्वभौम वयस्क मत अधिकार, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब देखिए राज्यों का पुनर्गठन। बंटवारे और देशी रियासतों के विलय के साथ ही राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का अंत नहीं हुआ। अब आप जानते हैं कि वहाँ हमारा बंटवारा हो गया था और देशी रियासतों का विलय हो चुका था और वो भारत में शामिल हो चुके थे, लेकिन राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया का भी अंत नहीं हुआ था। अभी भी कुछ काम थे जो हमें करने थे,
वो काम क्या थे? सन 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। नागपुर यानी कि जो महाराष्ट्र में एक छोटा सा शहर है, नागपुर पठार। अधिवेशन हुआ था। दरअसल इसके बाद से ही इस सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा। यानी कि जो अलग अलग राज्य मांग कर रहे थे कि हमारे यहाँ पर जो भाषाई लोग हैं वो अलग अलग उनके हिसाब से राज्यों का नाम रखा जाए और अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं के लोग रहें। जैसे आप जानते हैं कि यूपी में अलग लोग हैं, पश्चिम बंगाल में अलग है, केरल में अलग बोलने वाले हैं, तो उड़ीसा में अलग बोलने वाले हैं, बिहार में अलग बोलने वाले हैं, तो राजस्थान में अलग है। ऐसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं अभी भी बोली जाती है। हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर प्रांत बनाए गए तो इससे अव्यवस्था फैल सकती है, क्योंकि फिर एक भाषाई लोग दूसरे भाषाई लोगों की फिर वो अलग अलग अपनी मतलब अलग अलग राष्ट्रीय भाषा बनाने की मांग करते। उदाहरण के लिए आप सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास नागालैंड। आप जानते हैं नागालैंड में अभी भी अंग्रेजी भाषा का अधीन है, क्योंकि जब मुसलमान गए तो वहाँ के जो जो कुछ ब्रिटिश रह गए थे वो नागालैंड में रह चुके थे और वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती थी और शुरू से सभी अंग्रेजी वहाँ पर बोलते थे, तो वहाँ पर अंग्रेजी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया और अभी भी वहाँ पर अंग्रेजी बोली जाती है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश नाम का एक अलग राज्य बनाने की मांग उठने लगी थी। लोग हड़ताल करने लगे थे कि आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्रीरामुलु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अभी मैंने बताया था ना कि एक नेता का नाम बताऊंगा आपको। तो पहले जो आंध्र प्रदेश था वो हैदराबाद का हिस्सा था, तो वहाँ के एक नेता थे श्रीरामुलु पोटी। तो ये नेता थे तो बड़े ही ये गांधीवादी थे, जैसे गांधी जी करते थे वैसे ही ये करते थे। अगर ये भूख हड़ताल पर बैठ गए थे तो मतलब उससे उठने का इनकार ही नहीं कर मतलब नाम ही नहीं लेते थे। तो 56 दिनों तक सरकार ने इनकी कुछ नहीं सुनी, ना ध्यान दिया इस पर, तो उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद ही इस राज्य का अलग होना था, मतलब अलग हुआ फिर ये राज्य। ये फिर जो जनता थी वो हिंसक झड़प में आ गई। फिर आखिरकार प्रधानमंत्री ने 1952 के दिसंबर में आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा की। कि फिर पूरी जनता ने भूख हड़ताल पकड़ ली और सड़क पर आ चुकी थी, और वहाँ की जो भी नेताएं थे उन्हें उनके साथ मारपीट मतलब हिंसक आंदोलन होने लगे थे। तो फिर सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा कि आंध्र प्रदेश नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए। आखिरकार राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अंतिम रूप से बनाए गए। अब आपके लिए उस टाइम पे तो 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब आपको पता है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। भारत फिर से एकजुट हो गया। अब आप इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, राज्यों के पुनर्गठन में आई मुख्य समस्या क्या थी? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा ज़रूर। तो भाषा के आधार पर अलग देश की मांग। आप जानते हैं कि हमारे सामने एक चुनौती भी आई थी। उन 3 चुनौतियों का अलग जो ये चुनौती आई थी राज्य पुनर्गठन में, वो सबसे पहले ये थी कि भाषा के आधार पर लोग ये मांग उठा रहे थे कि हमें भाषा के आधार पर अलग राज्य चाहिए। दूसरी चीज़ क्षेत्रीय अखंडता फैल रही थी। तीसरी है लोकतंत्र को कायम करना, कि कैसे राज्यों में राजतंत्र को हटाकर वहाँ पर लोकतंत्र को कायम करना होगा। गर्मजोशी का माहौल। गर्मजोशी का मतलब है वहाँ पर लोग मतलब बहुत ही भड़काऊ लोग, गर्मजोशी मतलब गर्म खून था उनका, ऐसे मतलब बात बात पर लड़ाई करने लग जाते थे, बात बात पर आंदोलन करने थे। सभी रजवाड़ों को भारत में शामिल करना, जितने भी रजवाड़े थे इस भारत में शामिल करना था उनको, ये भी एक मुख्य चुनौती थी। जम्मू कश्मीर एक मुख्य चुनौती। आप इसके बारे में चैप्टर 8 में पढ़ेंगे बिल्कुल विस्तार से। तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब बहुत दिनों तक भारत में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन उसका अलग संविधान भी था और वहाँ पर लोकतंत्र तो वहाँ पे था ही, लेकिन वो पाकिस्तान अधिकृत था, मतलब वहाँ पर पाकिस्तान की अपनी सरकार थी। लेकिन अब वहाँ पर भारत की सरकार हो चुकी है और भारत का वो हिस्सा है। अलग देश बनाने की मांग।
पाकिस्तान ने अलग देश बनाने की मांग की थी, तो इस समय पे मतलब एक तरफ तो रजवाड़ों को भारत में शामिल करना और एक तरफ एक टुकड़े टुकड़े को पाकिस्तान के हाथ में देना, मुसलमानों के हाथ में देना। मतलब बहुत ही मतलब चुनौती का ये सामना करना पड़ा भारत को। राज्यों में राजतंत्र को हटाकर लोकतंत्र को कायम करना, ये भी एक मुख्य पॉइंट है। तो ये पॉइंट मैंने अपनी तरफ से लिखे हैं, बुक में आपको नहीं मिलेंगे। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। धन्यवाद वीडियो को पूरी देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।